सबसे पहले प्यारे बच्चों, आइए हम जान लेते हैं कि जंगलों को आखिर काटा क्यों गया। अब हम बात कर रहे थे जंगलों के बारे में। तो सबसे अधिक जंगल ब्रिटिश काल में काटे गए। सन 1700 से 1995 के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेतीबाड़ी, चारागाहों व ईंधन की लकड़ी के लिए साफ कर दिया गया। दूसरा कारण यह भी था कि उस समय यूरोप और ब्रिटेन में ओक की पैदावार होती थी। ओक की लकड़ी कई सारी चीज़ें बनाने के काम आती थी। इसे बेशकीमती लकड़ी माना जाता था। इसका प्रयोग फर्नीचर, रेलवे बर्थ आदि का उत्पादन करने के लिए किया जाता था। लगातार इस्तेमाल से ओक के वन खत्म होने लगे। ऐसे में ब्रिटिश सरकार नई जगह ढूंढने लगी जहां से उन्हें लकड़ी मिल सके। इसी परिवेश में वह भारत पहुंचे और यहाँ से टिम्बर की लकड़ी ली, जिससे रेल के कोच और अन्य सामान बनाने लगे। जंगल से लकड़ी लेना उन्हें आसान लगा। अब भारत के जंगलों में आदिवासी रहते थे। आदिवासी तो जानते हैं ना आप, आपने अपनी कक्षा 8 की कक्षा में पढ़ा था आदिवासियों के बारे में। आदिवासी लोग वे होते हैं जो जंगलों में रहते हैं और इन लोगों के लिए जंगल भगवान से कम नहीं होते। जब जंगल कटने लगे तो वह अपनी जड़ों से हिल गए। उनके पास रहने के लिए जगह नहीं बची। उनके पास रोज़मर्रा की ज़रूरत के लिए सामान भी नहीं बचा, क्योंकि उन्हें जंगलों में जीने से रोका गया संरक्षण के नाम पर। ऐसा नहीं था कि इससे पहले कभी जंगल नहीं काटे जाते थे, लेकिन उपनिवेशवाद के दौरान जंगल व्यापक रूप से काटे गए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारतीय किसान ऐसी खेती करें जिससे अधिक मुनाफा हो और जो ब्रिटिश बाजार की ज़रूरतों को पूरा करें। इस तरीके की जो फसलें थी, इन्हें व्यापारिक फसलें कहा जाता था। एक और बड़ा कारण जो ब्रिटिश लोगों को महसूस होता था वो ये था कि अगर जंगलों को काटकर खेती की जाए तो उससे अधिक लाभ कमाया जा सकता है। अंग्रेज़ों ने जंगलों को काटकर पटसन, गन्ना, गेहूं व कपास जैसी फसलों का उत्पादन करने के लिए भारतीय जंगल के नज़दीक रहने वाले लोगों को प्रोत्साहित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जंगलों को काटने के कारण ब्रिटिश सरकार अपनी जो उनकी शासन व्यवस्था थी उसके हिसाब से चलती थी। वो जानते थे कि ओक के जंगल लुप्त होने की कगार पर हैं, इसलिए शाही नौसेना के लिए लकड़ी के उत्पादन में कमी आने लगी। बिना जहाज़ों के शाही नौसेना कैसे अपना कार्य करती, क्योंकि जहाज बनाने के लिए अच्छी किस्म की लकड़ी की ज़रूरत थी, जिसकी पूर्ति भारत की तरफ से की जा रही थी। इसके बाद 1850 के आसपास रेलवे का विस्तार हुआ। भारत में रेल लाइनों के विस्तार के लिए लकड़ी की और अधिक मांग पैदा हुई। इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत पड़ती थी। रेल लाइनों के प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ पौधे काटे गए। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर केवल 1 मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी, तो 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाने के लिए कितनी लकड़ी काटी गई होगी। यह रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से
तेजी से फैला और 1890 तक 25,500 किलोमीटर लंबी रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यकता को पूरा करने के लिए ठेकेदारों को यह काम सौंपा। ठेकेदारों ने बिना सोचे समझे पेड़ काटे और रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे। एक अगला सबसे बड़ा कारण जो था वो ये था जिसके कारण अंग्रेजों ने जंगल कटवाए। यूरोप में चाय, कॉफी और रबड़ की मांग अत्यधिक थी। इस मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का भारी हिस्सा साफ किया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को बहुत सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया। इन इलाकों को साफ कर दिया गया और चाय और कॉफी की खेती की जाने लगी। प्रिय बच्चों, अब तक हमने चर्चा की कि जंगलों को क्यों काटा गया। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए अनाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, व्यावसायिक फसलों को उगाने के लिए, ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इसके अलावा जो शाही नौसेना थी उसके लिए लकड़ी की बहुत अधिक आवश्यकता थी। इसके लिए भी जंगल काटे गए। जब जंगल इतनी भारी मात्रा में कटने लगे तो ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि कहीं भारत के जंगलों का भी वही हाल न हो जाए जो ब्रिटेन में हुआ है। कहने का भाव यह है कि अगर जंगल इतनी तेजी से कटते गए तो वह उन ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे जो वह भारत के जंगलों से काटी गई लकड़ी से पूरा करते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए औपनिवेशिक सरकार ने जंगल संरक्षण की बात सोची। अंग्रेजों ने जंगलों को बचाने के लिए एक जर्मन व्यक्ति को बुलाया जो जंगलों का विशेषज्ञ था, जो यह निश्चित कर सकता था कि किस तरह से जंगलों का प्रयोग किया जाए कि उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें और जंगल भी विलुप्त ना हो। इसके लिए भारत में सबसे पहले इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। ये उपाधि उस व्यक्ति को दी गई। प्रिय बच्चों, ये जो जर्मनी व्यक्ति था, जर्मन का जो ये विशेषज्ञ था, इसका नाम था डाइट्रिच ब्रेंडिस। ये अपने आप में जंगल का एक महान विशेषज्ञ था और कौन से देश का रहने वाला था? जर्मनी का। ब्रेंडिस ने महसूस किया कि लोगों को संरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षित करना होगा और जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़े। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए आरक्षित किया जाना था। इस तंत्र की अवमानना करके पेड़ काटने वाले किसी भी व्यक्ति को सजा का भोगी बनना था। इस तरह ब्रेंडिस ने 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की। प्रिय बच्चों, ये ध्यान रखने वाली बात है कि 1864 ईस्वी में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई। 1865 के भारतीय वन अधिनियम को सूत्रबद्ध करने में इसने सहयोग दिया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 में देहरादून में हुई। यहाँ इस पद्धति की शिक्षा दी जाती थी जिसे वैज्ञानिक वानिकी कहा जाता था। अंग्रेजी में इसे साइंटिफिक फॉरेस्ट्री कहा जाता था। लेकिन आज पारिस्थितिक विशेषज्ञों सहित
ज़्यादातर लोग मानते हैं कि यह पद्धति कतई वैज्ञानिक नहीं है। वैज्ञानिक वानिकी के नाम पर विविध प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। इनकी जगह सीधी पंक्ति में एक ही किस्म के पेड़ लगाए गए। चित्र में आप देखिए, कांगड़ा का एक देवदार बागान आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा चित्र जो आप देख रहे हैं वह द इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल देहरादून का है। जब इस तरीके का प्रबंधन उन्होंने करना शुरू किया तो इससे वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्वेक्षण किया। विभिन्न किस्म के पेड़ों वाले क्षेत्रों की नाप जोख की और वन प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई गई। उन्होंने यह भी तय किया कि बागान का कितना क्षेत्र प्रतिवर्ष काटा जाएगा, कटाई के बाद खाली जमीन पर कैसे और कौन से पेड़ लगाए जाएंगे। 1865 में वन अधिनियम के कानून लागू होने के बाद इसमें 2 बार संशोधन किया गया। पहले 1878 में और फिर 1927 में। 1878 वाले अधिनियम में जंगलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया। गांव वाले इन जंगलों से अपने उपयोग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते थे। वे घर बनाने या ईंधन के लिए केवल सुरक्षित या ग्रामीण वनों से ही लकड़ी ले सकते थे।